अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल का नाम है मेरा सारा जंग उतार दो। मुसन्निफ़ा हैं अफशां अफरीदी, किस्त नंबर 3। शाम को इवनिंग क्लासेस से वापसी पर आज खासी देर हो गई थी। इस पर वली, अतहर और मंसूर भी मिल गए तो डिनर बाहर करने का अचानक ही प्रोग्राम बन गया। कॉल करके दादी को उसने इतला दे दी थी। अपने फेवरेट ढाबा होटल का रिवायती खाना खाकर वो चारों काफ़ी देर अपना पुराना वक्त डिस्कस करते और ख़ुद पर हंसते रहे। क्या खूबसूरत दिन थे यार वो भी, मंसूर ने गहरी सांस भरकर कहा। खूबसूरत तो अब भी हैं, बस हमारा ज़ाविया बदल गया है। अब बीवी बच्चों के लिए सोचना पड़ता है, पहले सिर्फ अपने लिए जीते थे। अतहर ने फ़लसफ़ियाना अंदाज में सर झटका था। सो तो है, वैसे तुम दोनों कब सेहरा बांध रहे हो। मंसूर ने सर हिलाकर इत्तफ़ाक़े राय करते ही वली और अकरमा को वो मुखातिब किया। क्यों, तुम्हें हमारी आज़ादी से जेलसी हो रही है। वली कहकहा लगाकर हंसा तो अकरमा भी मुस्कुरा दिया। बको मत, हम संजीदा हैं। क्या 50 साल में जब सर गंजा और मुंह दांतों से खाली होने लगेगा तब लड़की ढूंढने निकलोगे। अतहर काफ़ी फ़िक्रमंद नज़र आ रहा था। टपट कर बोला तो वली फिर हंस दिया। मेरी मंगनी तकरीबन तय है, इसलिए उम्मीद है मैं तो अगले साल ही फारिग हो जाऊंगा। तुम इस अकरमा की फ़िक्र करो जो अब तक छड़ा छांट घूम रहा है। अब तो वली का रुख भी उसकी तरफ हो गया था। वो खुशगवार अंदाज में मुस्कुरा दिया। मेरे यारों, मेरे लिए फ़िक्रमंद ना हो। मेरी दादी आजकल इसी मुहिम को सर करने में लगी हुई हैं। मेरी कज़न की शादी पर दूर करीब के सारे अजीज़ों को बुला रही हैं। उन्हीं में से किसी न किसी को चुनने का इरादा है उनका। गोया इंतखाब वो ही करेंगी, तुम्हारा कोई रोल नहीं होगा इस स्वयंवर में। मंसूर को गोया शदीद अफसोस हुआ था। फ़िक्रमंदी से पूछा। दादी मेरे मिजाज को समझती हैं और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। अब के वो संजीदगी से बोला था। और अगर उनकी पसंद, उनका इंतखाब तुम्हें समझ ना आ सका फिर। अतहर ने सवाल दागा। फिर क्या, मेरा ईमान है हमारे बुज़ुर्ग हमारा भला ही सोचते हैं, लिहाजा जैसे मेरे वालिदैन ने अरेंज मैरिज को निभाया मैं भी निभाऊंगा। उसका मतमा नज़र कतई तौर पर वाज़ेह था। समझौता करने से अच्छा नहीं कि तुम अपना फ़ैसला अपने हाथ में लो। वली का मौक़िफ़ भी बड़ा दो टोक था। नहीं यार, दादी ने बाबा और मामा जान के इंतकाल के बाद मेरे लिए बहुत कुछ किया है और आज जब मैं उन्हें कुछ दे सकता हूँ तो पीछे नहीं हटूँगा। यूँ भी एक बार दादी को इनकार किया था, आज तक उन्हें रिदा के बाहर ब्याहने का दुख है। अब मैं मज़ीद उन्हें मायूस नहीं कर सकता। वो मोहब्बत और संजीदगी से कह रहा था। वो तीनों चुप हो गए कि उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं था। दादी के मामले में उन्हें पता था वो ऐसा ही है। उसकी वापसी खासी देर से हुई। वॉचमैन ने गेट खोला तो पोर्च से गाड़ी गायब देखकर उसे अंदाज़ा हुआ चचा जान घर पर मौजूद नहीं। इतनी रात गए कहाँ जा सकते हैं, वो सोचता हुआ अंदर आया था। लाउंज खाली पड़ा था और घर में मुकम्मल अंधेरा था। अभी 2 सीढ़ियाँ चढ़ने का कसद कर ही रहा था कि घुटी घुटी सी सिसकियों की आवाज़ उसकी समाज से टकराई। किचन की तरफ से आवाज़ आ रही थी। वो ऊपर जाते जाते रुक गया। छोड़ दो मुझे, देखो मेरे पास मत आना। ये निस्वानी आवाज़ खौफ और दहशत से भरपूर थी। अकरमा का पूरा वजूद जैसे थर्रा उठा। बर्क़ की सी तेज़ी से वो किचन की तरफ लपका। प्लीज़, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो, मेरे पास मत आना, मुझे छूना मत, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ऐसी दिल खराश चीख थी कि अकरमा जैसे आनी एसाब वाले इंसान के दिल की धड़कन भी थम गई थी। किचन में कोई नहीं था। ये चीख किचन के साथ वाले कमरे से आई थी। अकरमा तेज़ी से कमरे की तरफ आया। अधखुले दरवाजे से ज़ीरो पावर के बल्ब की रोशनी बाहर आ रही थी। उसने गज़बनाक तेवरों समेत दरवाज़ा पीछे की तरफ धकेला था। मगर ये क्या, कमरा तो खाली था। सिर्फ दुर्रे मकनून वहाँ थी। सामने बेड पर कंबल कंधों तक खींचे हुए वो सरासीमा सी इधर उधर देख रही थी। खौफ से थर थर काँपती वो यकीनन किसी भयानक ख्वाब से जागी थी। अकरमा जो धड़ से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो वह जैसे उछल ही पड़ी। कौन हो तुम? फिर आ गए तुम? मत आना मेरे पास, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, रहम करो मुझ पर। कंबल अपने गिर्द लपेटने की कोशिश में इधर उधर हाथ मारती दुर्रे मकनून अब बिलक बिलक कर रो रही थी, फरियाद कर रही थी। अकरमा के एसाब झंझना उठे। तेज़ी से बाएं जानिब लगे बटन को पुश किया तो पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। पीछे सरकते सरकते दुर्रे मकनून अब बिस्तर से उतरकर दीवार से लग चुकी थी। दोनों हाथ जोड़ते हुए वो बुरी तरह गिड़गिड़ा रही थी। उसने आंखें खौफ और दहशत के बाइस बंद कर रखी थी। अकरमा परेशान सा उसकी जानिब लपका। देखो, मैं मर चुकी हूँ अंदर से, कुछ नहीं बचा मेरे अंदर। प्लीज़ मुझे मेरे मामा बाबा के पास जाने दो। मुर्दार तो हराम होता है, मैं भी मुर्दा हूँ एक। आखिर कब तक मुझे कैद रखोगे? प्लीज़ जाने दो अब। दुर्रे मकनून, होश करें। अकरमा ने करीब आकर पुकारा मगर वो तो जैसे होश खो बैठी थी। उसी तरह बिलकती रही हत्ता कि निढाल होकर एक जानिब ढलक गई। माई गॉड!
अकरमा के तो औसान खता हो गए। भाग कर ऊपर आया। दादी भी सो चुकी थी। उन्हें बादल नखास्ता जगाया। क्या हुआ बेटा, सब खैरियत तो है? अकरमा के चेहरे से झलकती तशवीश और परेशानी दादी को सहमास आ गई। पता नहीं दुर्रे मखनून की तबीयत खराब हो गई है गालिबन। आप प्लीज़ नीचे चलें। चचा जान लोग भी घर पर नहीं, वो हद दर्जे संजीदगी से बोला तो दादी मुतरद्दद सी नीचे चली आई। किचन से मुलही का ये कमरा कभी स्टोर हुआ करता था। आज दुर्रे मखनून को उस तंग कमरे में इस हालत में देखकर उसे गायत दर्जे के जलाल और शदीद अफसोस ने अपने हिसार में ले लिया था। दादी उसे बेहोश देखकर तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी। दुरी बेटा होश करो बच्चे। दादी ने उसके ठंडे हाथ अपने हाथों में लेकर उसकी हथेलियां मसलीं और घबरा कर मुड़ी। अकरमा बेटा जल्दी से पानी लेकर आओ, और हाँ, साइड टेबल की दराज में एक टैबलेट पड़ी है, वो भी लाओ, जल्दी करो। अकरमा मुतरद्दद सा दोनों चीज़ें लेकर कमरे में आया तो दादी आंखों से बहती नमी साफ करते हुए बहुत दुखी लग रही थी। उसने खामोशी से पानी दिया तो उन्होंने दुर्रे मखनून के चेहरे पर छिड़का। ज़रा देर की कोशिश से वो किसमिसाने लगी, तब भी बड़बड़ाहट जारी रही। मुझे छोड़ दो जालिम दरिंदे, या अल्लाह मुझे बचा, या मेरे मालिक मुझे इस दरिंदे से निजात दे। दुर्रे मखनून बेटा आंखें खोलो, देखो तो मैं हूँ तुम्हारे पास। दादी ने रोते हुए उसे खुद से लगा लिया था। अकरमा ने अंगूठे से पेशानी मसलते हुए नीम बेहोश दुर्रे मखनून की तरफ देखा। आज कुछ कुछ अंदाज़ा हुआ कि उसके साथ क्या हादसा हुआ था। आज समझ में आया कि वो मर्दों से इस कदर खौफजदा क्यों थी, क्यों उसकी खुद एतमादी सिफर हो चुकी है, क्यों तमाम घर वाले उस हादसे के बारे में बात करने से कतराते हैं। कैसी अजियत से गुजरी थी वो लड़की। उसका खून जैसे कनपट्टी की शरियानों में ठोकरे मार रहा था। दुर्रे मखनून बेटा देखो, दादी है तुम्हारे पास। दादी ने उसके पसीने से भीगे हसीन चेहरे से डार्क ब्राउन बालों की लटें हटाते हुए कुछ ऐसी मोहब्बत और अपनाइयत से कहा कि एक लम्हे के लिए अकरमा भी हैरान रह गया। ऐसा मोहब्बत और शफकत से लबरेज लहजा उसने हमेशा सिर्फ अपने लिए सुना था। दुर्रे मखनून ने बिलाखिर नमकीन पानी से लबरेज आंखें बमुश्किल खोली। दादी आप। वहशत से इधर उधर देखते हुए उसने जो दादी को पास पाया तो बेसाख्ता उनसे लिपट गई। मुझे बचा लें दादी, मुझे बचा लें दादी, ये देखें मेरे बाजू। यकदम उसने रोते रोते उनसे खुद को अलग करते हुए अपने बाजू उनके सामने किए और फिर जैसे खुद ही चौंक गई। वो निशान कहाँ गए? सवालिया नज़रें दादी की तरफ उठाईं तो जैसे आहिस्ता आहिस्ता माजी से निकलकर हाल में लौटी और फिर यकदम दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। भूल जाओ सब मेरी बच्ची, अब हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। दादी भराई हुई आवाज़ में उसे दिलासा देने लगी थी। मैं बर्बाद हो गई दादी, मुझे क्यों ज़िंदा रखा है अल्लाह ने? वो मुझे बुला क्यों नहीं लेता अपने पास, जैसे मेरे मामा बाबा को मुझसे हमेशा के लिए जुदा कर दिया था। मेरे इस नापाक वजूद से इस दुनिया को पाक क्यों नहीं कर देता मेरा रब? दादी, भला मुझ जैसी लड़की को ज़िंदा रहने का क्या हक, क्या ज़रूरत है मेरी इस दुनिया को? उसकी हिचकियाँ धीरे धीरे घुटी घुटी चीखों में बदलने लगी थीं। दादी ने डबडबाई नज़रों से अकरमा को देखा जो इस तकलीफ सूरत हाल पर लब भींचे खड़ा था, जिसकी मौजूदगी से दुर्रे मखनून लाइलम थी। अकरमा के चेहरे के तासुरात इतने कशीदा थे कि दादी एक नज़र से ज़्यादा उसे देख ना सकीं और दुर्रे मखनून का चेहरा ऊपर करते हुए बोली, बेटा दवा ले लो। अकरमा ने उनके कहते ही किसी मामूल की तरह टैबलेट निकालकर उनके हाथ पर रखी। दुर्रे मखनून इस दौरान बस तड़प तड़प कर रोती रही। इससे पहले कि वह अकरमा की मौजूदगी से आगाह होती वो गहरी सोच समेत बाहर निकल गया। कुछ देर बाद दादी बाहर निकली तो उसे जीन्स की जेबों में हाथ फंसाए इधर उधर टहलते हुए पाया। क्या हाल है अब? वो लपक कर उनके पास आया था। बेहद तशवीश और तफक्कुर से पूछा। पता नहीं, शायद रोते रोते निढाल हो गई है, इसलिए चुपचाप दवा खाकर लेट गई है। तो आप उन्हें वहाँ छोड़ क्यों आई? अपने कमरे में ले चलें, यहाँ नीचे अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। पता नहीं चचा जान लोग कहाँ गए हैं। वो बहुत मुतरद्दद हो रहा था। रिदा के ससुराल में कोई फंक्शन है, वहीं गए हैं। तो उन्हें अकेला क्यों छोड़ गए? वो सख्त कबीता खातिर हो रहा था। बस बेटा, वो खुद भी तो जाना नहीं चाहती, लोगों से दूर भागती है। हर बीमार इंसान दवा से बिदकता है तो क्या मुआलिज इलाज करना छोड़ दे? दुर्रे मखनून को इंसानों और उनके अच्छे रवैयों की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है। ये तन्हाई, ये अकेलापन तो उन्हें और भी ज़िंदगी से दूर कर देगा। वो झल्ला कर बोला था, लहजा जलाल से भरपूर था। दादी गुमसुम सी दुर्रे मखनून के पास पलट गईं और चंद सानिये बाद उसे बाहर लाकर ऊपर जाती नजर आईं तो वो खुद भी ऊपर आ गया। शाबाश बेटा, अब आराम से सो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे पास। आयतल कुर्सी और माउस-तीन पढ़कर उस पर दम किया और अपने करीब ही बिस्तर पर लिटाते हुए उन्होंने प्यार से कहा था। कुछ था उनके लम्स में और कुछ दवा का भी असर था। अगले 10 मिनट में वो गहरी नींद सो चुकी थी। अकरमा के मूड के बायस दादी को उसकी बड़ी फिक्र थी। दुर्रे मखनून के सोते ही वो बाहर आई थी। वो अब ठीक है बेटा, लिहाजा तुम भी अब जाकर सो जाओ। रात का 1:30 बज रहा है, जाओ जाकर आराम करो। सुबह के थके हारे अब घर आए हो, इतनी रात हो गई है।
चचा जान अब तक वापस नहीं आए। शादियों में आजकल इतनी देर तो होने लगी है बेटा। शहर के हालात इस कदर ख़राब होने पर लोगों की ये रूटीन है। लोग तो बेहिस और नाअकबत अंदेश हो गए हैं दादी। किसी को एहसास ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, सुलगते हुए लहजे में कहता वो उठ खड़ा हुआ था। एनीवे आप सो जाइए दादी, अगर रात में कोई मसला हो तो मुझे बिला झिझक उठा लीजिएगा। अच्छा बेटा। दादी जानती थीं वो अंदर से किस कदर हसास और नरम दिल है। माँ बाप की बेवक्त मौत ने उसे बहुत हसास बना दिया था। किसी के भी दुख और तकलीफ पर वो हमेशा ही बेचैन हो जाता था। लिहाजा इस वक्त इस संगीन सूरत हाल पर उसके दिलो दिमाग की क्या हालत होगी, दादी उससे बखूबी वाकिफ़ थीं। अभी चंद घंटे पहले दोस्तों की संगत में उसने जो लुत्फ़ कशीद किया था वो इस वक्त सख्त बेचैनी और गुस्से में तब्दील हो चुका था। कपड़े तब्दील करके बेड पर आते आते उसका जहन मुसलसल सोचता रहा था। दुर्रे मखनून के लबों से निकला लफ्ज़ जैसे एसाब पर हथौड़े बरसा रहा था। उसका अज़ियत से चूर लहजा और दर्द से बोझल वजूद अभी तक दिलो दिमाग में धमाके कर रहा था। किस कदर हसीन और खूबसूरत लड़की की किस कदर बदसूरत किस्मत थी। अकरमा की आंख बमुश्किल लगी कि जहन ऐसी नागवार सूरत हाल को कबूल नहीं कर पा रहा था। गालिबन सुबह होने को थी। दादी ने कुछ पढ़कर उस पर दम किया था कि अचानक वो नींद से जाग गया। बहुत होशियार नींद थी उसकी आज। दादी आप सब ठीक तो है? नींद के खुमार से सुर्ख होती आंखें यकदम तफक्कुर से भर गईं। सब ठीक है बेटा, दुर्रे मखनून सो रही है आराम से। दादी के बताने पर वो कसलमंदी से उठ बैठा और बेड क्राउन से तकिया लगाकर पुश्त पर टिका दी। आप क्या अभी जागी हैं? बस सोती जागती ही रही। दुर्रे मखनून नींद में भी मुसलसल कुछ न कुछ बड़बड़ा रही थी, इसलिए आंख कई बार खुली। बहरहाल रात कितनी ही तकलीफ दे क्यों ना हो, बिलाखिर सुबह तो होना ही होती है। फजर का वक्त हुआ तो मैं भी बिस्तर से उठ गई। उन्होंने बताया तो वो खामोशी से उन्हें देखने लगा। तुम सो जाओ बेटा, आज तो इतवार है, छुट्टी है तुम्हारी। सुकून से नींद पूरी करो अपनी। वहाँ नीचे भी सब रात 2 बजे के बाद घर आए हैं, सभी 10-11 से पहले नहीं उठेंगे। दुर्रे मखनून भी दवा खाकर सोई थी। अच्छा है, नींद पूरी करने का मौका मिल जाएगा उसे भी। उसके चेहरे पर कुछ तर्ज था जिसे दादी नज़रअंदाज करते हुए वो कह गई, कल रात आपने दुर्रे मखनून को कौन सी दवा दी थी दादी? वो सवालिया हुआ। वो टैबलेट एसाब पुरसकून करने की दवा है बेटा, दुर्रे मखनून को साइकेट्रिस्ट ने दी थी। शुरू में उसको ऐसे फिट्स अक्सर पड़ते थे, फिर धीरे धीरे उनके दरमियान वक्फा बढ़ता चला गया और अब अल्लाह का शुक्र है कभी कभार ही ऐसा होता है। कल गालिबन वो रात को नीचे घर पर अकेली थी, इसलिए खौफ और दहशत के बाइस कोई डरावना ख्वाब देख लिया होगा उसने। वो बड़ी दर्दमंदी से बता रही थी। तो क्या अब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय सिर्फ ये टैबलेट ही दे दी जाती है या हर 2-3 माह में फॉलो अप किया जाता है? ये तो मुझे नहीं पता बेटा, ये सब जोहा ही संभालती है, तुम उसी से पूछ लेना। मुझे उसी ने बताया था कि कभी ऐसी सूरत हाल हो तो उसे ये दवा दे दूँ, दादी सादगी से बताकर कहने लगी। अकरमा ने भवें उचकाकर लब भींच लिए, फिर कुछ सोचकर बोला, ऐसी दवाओं का इस्तेमाल चंद माह से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। एनीवे मैं जोहा से बात कर लूँगा। अलबत्ता कल के वाक़े के बाद मुझे मुकम्मल यकीन हो गया है कि दुर्रे मखनून को एक बार फिर थेरेपी की ज़रूरत है। वो घर के काम काज करने लगी हैं, खाना अच्छा बना लेती हैं, सब अमूर बेहतर तौर पर मैनेज कर रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके जहन में जो गुत्थियाँ उलझ गई हैं वो भी सुलझ चुकी हैं। उसने तज्जियाती अंदाज में कहा तो दादी प्यार से उसे देखने लगी। किस कदर हमदर्द और हसास दिल था उसका। उन्हें उसे इस तरह मुतफक्किर देखकर अपनी तरबियत सही ठिकाने लगती महसूस हुई। सही कह रहे हो बेटा, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। वैसे मेरा ख्याल है उनका असल मसला तन्हाई और अपने करीबी रिश्तों से महरूम हो जाना है। अगर उन्हें मोहब्बत के साथ ज़िंदगी की तरफ लाया जाए तो मुझे उम्मीद है कि वो माजी के तारीक गारों में भटकने की बजाय हाल और मुस्तकबिल के बारे में सोचने लगेंगी। दादी ने देखा वो बहुत हमदर्दी से कह रहा था। तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है बेटा, मगर तुम्हें समझ तो आ ही गया होगा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। एक लड़की के लिए उसकी इस्मत से बढ़कर कुछ नहीं होता, और जब कोई दरिंदा सिर्फ इंसान उसके सर से चादर खींच ले तो वो मिट्टी से भी बेमोल हो जाती है। माँ बेटी के गम में ऐसी सोई कि फिर उठ ही ना सकी। इकलौती कमसिन बेटी किसी खजाने से कम नहीं होती। सोफिया बर्दाश्त ना कर सकी और ब्रेन हैमरेज उसकी जान लेकर टला। 2.5 माह तक जाहिद मियाँ दर दर भटके, कई असर व रसूख वाले लोगों को बीच में डाला, तब कहीं जाकर उस जिम्मेदार के यहाँ से इसे बाजियाब कराया गया। मगर जब वो मिली तो 17 साल की अल्लड़ सी दुर्रे मखनून नहीं, 70 साल बूढ़ी से भी बदतर हालत में थी। जाहिद मियाँ तो सोफिया के गम और बेटी के अगवा से वैसे ही निढाल थे। उसे यूं तबाह बर्बाद देख कर खुद पर काबू ना रख सके। ऐसे तकलीफ दे हालात में एक दिन दुर्रे मखनून को डॉक्टर के पास ले जा रहे थे कि एक्सीडेंट में खालिक हकीकी से जा मिले। दादी बताते बताते रोने लगी थी। अकरमा मजबूत एसाब का मालिक होने के बावजूद इस वक्त जहन को मुंतशिर महसूस कर रहा था। उस रोज़ दुर्रे मखनून का सख्ता टूटा था। अपने बाप को जब कफन में लिपटा देखा, वो दिन है और आज का दिन है, उसके आंसू नहीं रुकते।
اپنی بربادی اور ماں باپ کی موت نے اسے اس قدر کمزور بنا دیا ہے کہ اس کی شخصیت مسخ ہو کر رہ گئی ہے۔ ایسے میں تم ہی بتاؤ بیٹا، اس کا کیا بنے گا؟ دادی سرد آہ بھر کر بولی۔ مایوسی کفر ہے دادی، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اس نے حوصلہ دینے والے انداز میں کہا۔ میں مایوس نہیں بیٹا، مگر گزرے سالوں میں نے زوہا اور مظفر میاں کے ساتھ مل کر اسے زندگی کی طرف لانے کے بہت جتن کیے، مگر در مکنون کو اس اذیت سے نجات نہیں دلا سکے ہم۔ سچ کہوں تو کبھی کبھی بہت فکر مند ہوتی ہوں میں کہ آخر اس کی زندگی کیسے گزرے گی، کیسا سنہرا وجود ہے اور کیسے سیاہ نصیب۔ دوپٹے کے آنچل سے آنسو خشک کرتے ہوئے دادی کسی ماں کی طرح پریشان ہو رہی تھیں۔ اکرما نے تسلی دیتی نظروں سے انہیں دیکھا۔ آپ فکر مت کریں دادی، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا۔ سب سے اہم در مکنون کی صحت ہے۔ میرا خیال ہے کہ زوہا کو دوبارہ ڈاکٹر کے ساتھ در مکنون کی سٹنگ کرا دینی چاہیے۔ ہاں میں اسے فون کرتی ہوں آج، پرخیال انداز میں کہتے ہوئے دادی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تم چاہو تو سو جاؤ بیٹا۔ نہیں دادی، نیند نہیں آ رہی اب، آپ چلیں میں فجر پڑھ کر آتا ہوں۔ اتنا کچھ جان کر نیند کسے آنی تھی؟ وہ ذہن پر بوجھ سا لے کر بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ صرف سن کر ہی اس کی نیند اڑ گئی تھی تو جس پر بیتی تھی اس کی حالت کیا ہوگی، وہ سوچ کر ہی متاثر ہو گیا تھا۔ کسل مندی سے کرتے کی آستینیں فولڈ کرتا وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اماں آج ناشتہ آپ کیوں بنا رہی ہیں؟ در مکنون کہاں ہے؟ سائرہ ناشتے کے لیے کچن میں آئیں تو دادی کو چولہا جلائے مصروف پایا۔ اس کی طبیعت رات اچانک خراب ہو گئی تھی، سو رہی ہے۔ تمہیں تو معلوم ہے اس دوا سے نیند بہت آتی ہے، کل بمشکل سنبھالا تھا میں نے۔ ہوا کیا تھا؟ بیزاری کا عنصر غالب تھا آواز میں۔ ان کی سنگ دلی پر کڑتے ہوئے دادی نے کل کی تفصیل بتا ڈالی۔ کمال ہے، کچھ دنوں سے تو ٹھیک چل رہی تھی، پر اچانک کیا ہو گیا؟ اس لڑکی کو بھی لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بلا وجہ ٹینشن دینے کی عادت پڑ گئی ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے انہوں نے ناشتے کے لیے دادی کی مدد کرانی شروع کی، کیونکہ کچن ہیلپر اب نہیں آتی تھیں۔ اس دوران سب ناشتے کی میز پر آ گئے تھے۔ سیف کے بلانے پر وہ بھی چلا آیا، مگر تیور خاصے کشیدہ تھے۔ اماں رات آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کچھ ایسا ضروری فنکشن بھی نہ تھا کہ میں چھوڑ کر واپس نہیں آ سکتا تھا؟ ناشتے کی ٹیبل پر چچا جان نے در مکنون کی غیر موجودگی پر استفسار کیا تو ساری تفصیل سننے کو ملی۔ جواباً وہ بہت بے چین ہو گئے تھے۔ میں نے سنبھال لیا تھا بیٹا، اکرما بھی تھا گھر پر، اس لیے تمہیں ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا تو میں تمہیں اطلاع کرتی، مگر وہ جلد سنبھل گئی تھی۔ اب کیسی ہے وہ؟ سو رہی ہے کیا؟ مظفر صاحب اس کے لیے یکدم فکر مند ہو گئے تھے، ناشتہ چھوڑ کر اٹھنے لگے۔ ہاں سو رہی ہے، جبھی تو سائرہ اور میں نے ناشتہ بنایا ہے۔ تم اطمینان سے بیٹھ کر ناشتہ کرو، میں زوہا کو فون کروں گی آج کہ وہ ڈاکٹر کے پاس لے جائے در مکنون کو۔ ویسے اب وہ ٹھیک ہے بیٹا، دادی نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ جب ٹھیک ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نفسیاتی امراض ٹھیک نہیں ہوتے، بس ڈاکٹروں کی جیبوں میں فیسیں بھرتی رہتی ہیں۔ چائے کا سپ لیتے ہوئے سائرہ بیگم یکدم تڑک کر بولی تھیں۔ سیف اور ریتا چپ چاپ ناشتہ کر رہے تھے۔ اکرما کا سارا دھیان تینوں بڑوں کی طرف تھا، ناشتے کو ذرا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کیسی باتیں کرتی ہو سائرہ؟ ارے وہ بھی سارا دن تمہاری خدمت کرتی ہے، کم از کم اس کا معاوضہ ہی سمجھ کر کبھی ہمدردی کر لیا کرو اس کے ساتھ۔ چچا جان جیسے تڑپ سے گئے تھے۔ لو تو میں نے کون سا بھالا دے مارا ہے اسے، ایک صحیح بات ہی تو کی ہے۔ آپ تو مجھ پر یوں برسنے لگتے ہیں جیسے در مکنون کے ساتھ ہونے والے ہر حادثے کی ذمہ دار میں ہی ہوں۔ سائرہ بیگم نے چراغ پا ہونے میں ذرا دیر نہیں کی تھی۔ ایک تو پہلے ہی صبح صبح خالی پیٹ ناشتہ بنانا پڑا، ساس کچن میں موجود تھیں اس لیے مروت کے تقاضے تو نبھانے ہی تھے۔ اس پر مظفر صاحب کی در مکنون کے لیے ہمدردی بھری حمایت، ان کا غضبناک ہونا کچھ ایسا بعیداز قیاس بھی نہ تھا۔ حادثے کی نہیں، مگر اب اس بچی کی ذمہ دار تو ہو نا تم، اس کی صحت، اس کی زندگی سے جڑے ہر معاملے کی ذمہ داری تمہیں ہی سونپی ہے میں نے۔ صبح صبح یہ معاملہ طول نہ پکڑے اس لیے مظفر صاحب نے حسب معمول دھیمی آواز میں سمجھانے کی کوشش کی۔ ذمہ داری سونپی ہے تو اب مجھے ہی اسے نبھانے بھی دیں، کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے میں آپ سے بہتر سمجھتی ہوں۔ جواباً وہ مزید تڑک کر بولیں تو اکرما سے مزید برداشت نہ ہو سکا۔ لیکن اس طرح در مکنون کے علاج سے صرف نگاہ کرنا خود گھر کے ماحول کے لیے ٹھیک نہیں۔ کچھ دنوں میں یہاں شادی ہے، میرا خیال ہے ایسے میں در مکنون کو مکمل طور پر ٹھیک ہونا چاہیے۔ لہجے کو حتی الامکان دھیما رکھتے ہوئے اس نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ با ادب نہ ہوتا تو شاید ابھی سائرہ بیگم سے اس کی بحث ہو جاتی۔ بات ہی کچھ ایسی کہی تھی اکرما نے کہ سائرہ بیگم بے اختیار اس کی طرف دیکھ کر رہ گئیں۔ در حقیقت اس بارے میں تو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اکرما کا جملہ سوچ کا نیا در وا کر گیا۔ ٹھیک کہتے ہو بیٹا تم، میں آج ہی اس کے لیے اپائنٹمنٹ لیتا ہوں۔ اکرما سے متفق ہوتے ہوئے مظفر صاحب نے دادی سے کہا تو سائرہ بد دلی سے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا کر کچھ سوچنے لگی۔ کوئی 7ویں بار زاویار کے سیل فون پر بیل بجی تھی جو وہ جم جاتے ہوئے اتفاقاً لاؤنج میں ہی بھول گیا تھا۔ ایک بار پھر بیل بجنا شروع ہوئی تو آسماں کو بالآخر کمرے سے باہر آنا پڑا۔ نہ جانے کون تھا جو اس قدر بے تابی سے لگاتار کال کیے جا رہا تھا۔ سیل فون تک پہنچتے پہنچتے ایک بار پھر کال ڈراپ ہو گئی۔
उन्होंने सेल फोन उठाकर देखा। 8 मिस्ड कॉल्स थीं। डिस्प्ले पर शहरीन का नाम जगमगा रहा था। अगले ही सेकंड स्क्रीन पर शहरीन के नाम से एक पैगाम उभरा। कहाँ हो ज़वी, प्लीज़ कॉल रिसीव करो। आसमा के हाफजे में ये नाम कहीं महफूज था। अभी वो कुछ सोच ही रही थी कि एक बार फिर से रिंग हुई। ये कॉल शहरीन की ही थी। उन्होंने राब्ता बहाल करके सेल फोन कान से लगाया। उफ ज़वी, कहाँ हो तुम? कब से कॉल कर रही हूँ? क्या दिन में भी सोने लगे हो? इससे पहले कि वो सलाम करती, दूसरी जानिब से शहरीन ने बिना सलाम किए ही सवाल दाग दिया था। अस्सलाम वालेकुम बेटा। सॉरी ज़वी तो घर पर नहीं, जिम गया हुआ है। आप कौन? शहरीन का नाम और जावियार को इस कदर बेतकल्लुफ़ी और अपनायत से ज़वी कहना आसमा को यकीन दिला गया था कि कॉल लाहौर से की गई है। ताहम अज़ली नरम खुई से सलाम करके जवाब दिया। शहरीन एक लहजे के लिए ठिठक सी गई, फिर यकदम जोश से बोली, वालेकुम अस्सलाम आसमा मामी, मैं शहरी हूँ, कैसी हैं आप? आसमा मामी के अल्फाज बेइख्तियार उसके लबों से निकले थे। शहरीन की मामी होने का टाइटल अरसा हुआ वो ठुकरा कर नई दुनिया बसा चुकी थी। इस तल्ख हकीकत का ख्याल यकदम दोनों को खामोश करा गया। सॉरी, मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं रहा। शहरीन ने होंठ दांतों तले दबाए। ऐसा बहुत कम होता था कि वह शर्मिंदा हो, मगर इस वक्त उसे दर हकीकत पशेमानी हुई थी। इट्स ओके, आसमा बेगम ने बुर्दबारी से मुस्कुराकर जवाब दिया था। तुम सुनाओ, तुम कैसी हो शहरी? सब खैरियत तो है ना? उनका इशारा उसके बेसब्रेपन से फ़ोन करने की तरफ था। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। ज़वी कॉल अटेंड नहीं कर रहा था, इसलिए मैं थोड़ा परेशान हो गई थी। इनफैक्ट मम्मा ज़वी से मिलना चाह रही हैं। मैं दरअसल उसे इसीलिए कॉल कर रही थी। तो तुम लोग कराची में हो आजकल? जी, 1.25 साल हुआ, पापा की पोस्टिंग हो गई है यहाँ। ज़वी ने बताया नहीं आपको? उसने सवाल कर लिया था, फिर उनके जवाब का इंतज़ार किए बगैर खुद ही बोल पड़ी। खैर, उसने कहाँ बताना था आपको? मिस्टर 007 तो खुद एक मिस्ट्री हैं, समझने के ना समझाने के। शौक़ी से कहती शहरीन उन्हें भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। एनीवे, मैं खुद अपना तारुफ कराती हूँ। पता नहीं आपको याद भी होंगी या नहीं। मैं शहरीन हूँ, मैमुना साहिबा की बेटी और आगा जान की नवासी। मुझे याद हो तुम, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। जब तुम छुट्टियों में लाहौर अंसारी हाउस आया करती थी तो दिन भर आगा जान से छुपकर ज़वी के साथ खेला करती थी, और बाद में जब तुम मुस्तकिल वहाँ रहने लगी तो जावियार से पक्की दोस्ती हो गई थी तुम्हारी। कितने प्यारे दिन थे ना वो मामी। हम साथ हंसा करते थे, खेला करते थे, खुश रहते थे। और अब? गहरी सांस भरकर शहरीन ने अफसरदगी से कहा। इस बार बड़े आराम से उन्हें मामी पुकारा था। अब ये हाल है कि ज़वी कितने सालों से हमसे मिला तक नहीं। आपको मालूम है, पूरे 3 साल गुजर चुके हैं उसे अंसारी हाउस से गए, और इस तमाम अरसे में उसने मुड़कर ना खुद किसी से कांटेक्ट किया, ना ही किसी को करने दिया। जानती हूँ। आसमा के लहजे में पशेमानी सी थी, जैसे जावियार की इस बेरुखी की वजह वो खुद हो। वो तो 3 महीने पहले इत्तफाकन मुझे पीसी में नज़र आ गया, अपने कोलीग्स के साथ था, इसलिए शराफत से अपना सेल नंबर दे दिया मुझे, वरना आज भी कहाँ हो सकती थी आपसे बात। शहरीन के लहजे से खुशी आया थी। आपसे तो खैर क्या, वो तो मुझसे भी बात नहीं करता था। बड़ी मुश्किल से सफारती ताल्लुकात बहाल हुए हैं हमारे। अच्छा, आसमा के लिए ये सारी खबरें नहीं थीं। अच्छा खैर, आप सुनाइए, आप कहाँ रहती हैं, घर में कौन कौन है, आप क्या करती हैं, वगैरह वगैरह। एक तवील अरसे बाद बात हो रही थी उसकी आसमा से, मगर ऐसा अंदाज बेतकल्लुफ़ी भरा था जैसे बचपन से साथ रहती आई हो उनके। मैं यहीं बहादुराबाद में रहती हूँ। घर में मेरे और ज़वी के अलावा मेहरान है। मोमिना की शादी कर दी है और उस्मान अब दुनिया में नहीं है। उसके इस्तफसार पर आसमा ने मुख्तसर जवाब दिया था। ओह, आई एम सॉरी। अल्लाह उन्हें जवारे रहमत में जगह दे। आमीन, आसमा ने सदके दिल से कहा था। और मेहरान क्या करता है? मोमिना के कितने बच्चे हैं? आप कैसी लगती हैं अब वो स्टार्ट ले चुकी थी, और फिर उस काल पर उसने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ बताया। आसमा बेगम उसे बचपन से पसंद थी, सादा सी, नरम खू और मेहरबान। आसमा मामी उनके शहरियार मामू से तलाक लेने के बाद अंसारी हाउस में जावियर के अलावा अगर कोई उन्हें भूल नहीं सका था तो वो शहरीन थी। और आज इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी उसे उनके और अपने माबैन कोई फासला महसूस नहीं हुआ था। न जाने कितना बदल चुकी होंगी आप। पता नहीं अब मैं आपको पहचान भी पाऊंगी या नहीं। ज़रूर पहचान लोगी, आओ मेरी तरफ किसी दिन। उसकी बात पर उन्होंने खुले दिल से पेशकश की। अंधा क्या चाहे दो आंखें के मस्ताक उसकी तो जैसे दिली मुराद भर आई थी। सच मामी, क्या वाकई मैं आपको मिलने आ सकती हूँ? बेयकीनी से सवाल करती शहरीन आसमा को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। हाँ बिल्कुल। वेल, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। आसमा की पेशकश पर वो खुशी से फूले ना समाई थी। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दी। हाँ, तुम ज़रूर आओ। श्योर, एड्रेस बताइए अपना। और अगले लम्हे उसकी उंगलियां उनका पता लिख रही थीं। अगले रोज़ जिस वक्त वो घर आया, चची जान रिता के साथ शॉपिंग पर गई हुई थी। सैफ कॉलेज से लौटा नहीं था और चचा जान की वापसी तो होती ही शाम को थी। ऊपर जाने के ख्याल से वो सीढ़ियों की तरफ आया था कि अचानक सीढ़ियों पर बैठी दुर्रे मखनून को देखकर हैरान रह गया।
वो बड़े से तौलिए नुमा कपड़े से सीढ़ियों का पोंछा लगा रही थी। कि ये क्या कर रही हैं आप? वो उसके सर पर जाकर बड़ी हैरत से बोला था। दुर्रे मखनून वैसे ही अपने ख्यालात में खोई हुई थी। उसकी आमद अचानक और आवाज़ पर बुरी तरह चौंक कर खड़ी हुई। जी वो मैं सफाई। किसने कहा है आपसे ये सब करने के लिए? मेड आती है इस काम के लिए। दुर्रे मखनून के जर्द पड़ते हसीन चेहरे पर नज़र पड़ी तो उसका लहजा आप ही आप धीमा और नरम हो गया। जी मगर आज उसकी तबीयत ख़राब थी, उसने छुट्टी कर ली। सर झुकाकर मुजरिमों की तरह उसने कुछ ऐसे अंदाज से कहा जैसे इसमें सारा कसूर खुद उसका हो। अकरमा ने ताज्जुब से उसकी तरफ देखा था। और आपकी तबीयत क्या बहुत अच्छी है? गालिबन कल पूरा दिन आपको भी बुखार रहा था। उसने सीने पर बाजू लपेटते हुए सवाल किया। खुद को अहमियत देना सीखिए। अगर आप इसी तरह अपना आप लोगों के लिए नज़रअंदाज करती रहीं तो एक दिन लोगों के दिलों से आपकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी। इस घर में और भी लोग रहते हैं। अगर काम वाली नहीं आई है तो उसकी जगह ज़रूरी नहीं कि आप ही तमाम अमूर अंजाम दें। जाइए जाकर आराम करें और आइंदा मुझे आप किचन के अलावा किसी और काम में मसरूफ़ नज़र ना आएँ। हलावत से कहते कहते अचानक उसने हुक्मिया अंदाज इख्तियार किया। दुर्रे मखनून जैसे किसी ख्याल से निकलकर चौंकी थी। सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। आज मैं चचा जान से बात करूंगा। कल से आप पढ़ाई शुरू करेंगी। स्टडीज़ कंटिन्यू करें अपनी और पोटेंशियल किसी कारआमद काम में भी लगाइए। वो तो उससे यूँ मुखातिब था जैसे उनके दरमियान अव्वल रोज़ से ही टीचर स्टूडेंट का रिश्ता रहा हो। वो क्या चाहती है क्या नहीं इससे कता नज़र वो अपना फ़ैसला सुनाकर मतानत से सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर चला गया था। दुर्रे मखनून कितने ही लम्हे जैसे साकत खड़ी रह गई थी। जोहा के बाद यह अकरमा ही था जिसने इस तरह बात की थी उससे। दो टोक इनकार एतराज़ की गुंजाइश छोड़े बगैर वो सुस्त कदमों से चलती किचन में आ बैठी। अकरमा की नसीहत ने उस एहसास को कुछ और महमीज़ किया कि वो अब किसी लायक नहीं रही। तालीम जारी रखना तो दरकिनार, उसके लिए तो अब कोई भी जहनी मशक करना दुश्वार था। लगता ही नहीं था कि कभी वो इस कदर ज़हीन भी हुआ करती थी। सीए करना उसका ख्वाब था। बाबा और मामा ने उसके ज़हनी रुझान को मद्देनज़र रखते हुए उसकी तालीम पर बहुत तवज्जो दी थी। जब इंटर काम में उसकी दूसरी पोजीशन आई थी तो कैसा ज़बरदस्त फंक्शन मुनक्किद कराया था बाबा ने। दूर करीब के सब रिश्तेदारों को बुलाया था। हालांकि मामा ने कितना मना किया था कि अभी इस कदर ढिंडोरा पीटने की क्या ज़रूरत है, अभी उसे सीए तो करने दें। मगर बाबा का तो सर फ़ख्र से इस कदर ऊंचा हुआ था कि वो कुछ सुनने को तैयार ही ना थे। सीए भी कर लेगी मेरी बेटी इंशाल्लाह। अरे सूफ़ी बेगम बहुत ज़हीन है माशाल्लाह मेरी लाडली। देखना बहुत मेहनत से पड़ेगी मेरी दुरी। बाबा का लहजा खुशी और तफाखर से चूर था, यकीन की रोशनी से मामूर था। माशाल्लाह नज़र ना लगे किसी की। बाबा की बात पर मामा ने शफ़क़त से लिपटा लिया था उसे। आह मगर नज़र तो लग गई मामा। हम सब की खुशियों को किसी की बद नज़र खा गई मामा। मैं बर्बाद हो गई मामा, मैं लुट गई। माजी का सफ़र करते करते अचानक हाल में वापस आना इस कदर कर्बनाक था कि वह तड़प तड़प कर रो दी। और न जाने कितनी ही देर रोती रही। डाइनिंग टेबल की चिकनी सतह पर डार्क ब्राउन घने बालों वाला सर टिकाए वो इस बुरी तरह रो रही थी कि अंदर आते अकरमा के कदम वो दरवाजे की दहलीज पर ही ठिठक गए। अब जाने ये उसकी नज़रों का इर्तिकाज़ था या शायद वो खुद ही रो रो कर थक चुकी थी कि अचानक उसने सर उठाया। हसीन गुलाबी मुखड़ा आंसुओं से भीगा हुआ था। डबडबाई नज़रें सामने उठीं तो उसे दरवाजे में खड़ा देख कर वो सटपटा गई। गुलाबी दुपट्टे से आंसू साफ करते हुए वो बिला इरादा उसकी तरफ से रुख मोड़ गई। अकरमा चंद लम्हों के तवक्कुफ से अंदर चला आया। दादी पूछ रही हैं आपने खाना खा लिया है या अभी खाएंगी? इस सूरत हाल पर वो जितनी शर्मिंदा हो रही थी उतना ही रसानियत से भरपूर अंदाज था अकरमा का। दुर्रे मखनून को यूँ लगा जैसे अभी उसे रोते हुए नहीं बल्कि रोज़मर्रा के काम निपटाते हुए देखा है उसने। किसी कदर हैरत से मुड़कर अकरमा को देखते हुए उसने नफ़ी में सर हिला दिया था। माफ़ कीजिएगा मोहतरमा, मैं साइन लैंग्वेज समझने में खासा नालायक वाक़या हुआ हूँ। बराहे मेहरबानी बोलकर बताइए कि नफ़ी का जवाब मेरे सवाल के पहले हिस्से के लिए है या दूसरे हिस्से के लिए? कुर्सी खींचकर बैठते हुए वो यूँ सवालिया हुआ कि आंसू साफ करती दुर्रे मखनून नर्वस सी हो गई कि उसकी तरफ देखने लगी। इंसान अगर अपनी किसी सलाहियत का इस्तेमाल तर्क कर दे तो समझ लीजिए उसकी उस सलाहियत को जंग लग जाता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको बोलना आता है तो फिर बोला करें। कह देने से दिलो दिमाग पर छाया गुबार साफ़ हो जाता है तो फिर सामने का मंजर और भी वाज़ेह और साफ़ दिखाई देने लगता है। यूँ भी जब इंसान बोलता है तो दिमाग में ख्यालात और अल्फाज का दरिया रवां होने लगता है। खामोशी सिवाय जमूद के कुछ और नहीं देती इंसान को। दुर्रे मखनून की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है, बस एक टुक उसे देखे जा रही थी। नसीहतें करने की गालिबन उसे आदत थी, कुछ प्रोफेशन का भी हिस्सा था, मगर इस वक्त वो जिस गायर दिमागी की असीर थी उसके लिए अकरमा की बात और उसका पस मंज़र समझना मुहाल था। उसकी तमाम गुफ्तगू जैसे सर पर से गुजर गई थी। अकरमा ने उसके सपाट चेहरे को देखकर अंदाज़ा कर लिया कि इस वक्त वो सोई जागी बराबर है। जब भी उठते हुए कहने लगा, एनीवे आप खाना लगाइए, दादी आ रही हैं। ये बात आसान थी जब भी वो समझकर सर हिला गई।
स्टोव की तरफ मुड़ने लगी थी कि अकरमा ने फिर सवाल कर लिया, आपने पूछा नहीं कि खाना कितने लोगों के लिए लगाना है? जी, मतलब ये कि दादी और आपके अलावा मैं भी तो हूँ आज लंच टाइम घर पे। उसे देखते हुए वो संजीदगी से कह रहा था। जी, आप भी खाएंगे? बिल आखिर दुर्रे मखनून ने जहन को हाजिर करते हुए सवाल कर ही लिया तो एक बेइख्तियार से मुस्कुराहट उसकी घनी मूँछों तले होठों का हिसार कर गई। नहीं, मैं खा कर आया हूँ, जवाबन उसने कहा तो वो मुतहैयर से उसे देखने लगी। खा लिया था तो भला ऐसे बोलने पर क्यों मजबूर किया? मगर वो इत्मीनान से कहकर चलता बना था। सायरा बेगम, रिदा और जोहा हस्बे मामूल आज भी शॉपिंग करके आई थी और काफ़ी देर लाउंज में हल्ला गुल्ला मचाने के बाद सब अपने अपने ठिकानों पर चले गए थे। डिनर के बाद उसने भी किचन साफ़ किया और अपने बिस्तर में चली आई। आज सुबह से कुछ ज़्यादा ही काम था किचन में। मुजफ्फर साहब के एक दोस्त अपनी फैमिली समेत लंच पर इनवाइट थे और उनके लिए सायरा बेगम ने बिलखसूस पकवान बनवाए थे। वह थकी हुई थी, आराम की गर्ज से लेट गई। कौन से मज़ामीन का इंतखाब किया जाए, आजकल यह सवाल परेशान कर रहा था। अभी भी उसके मुतल्लिक सोच रही थी कि सैफ उसके लिए दादी का पैगाम लिए चला आया। आपको दादी बुला रही हैं। अच्छा, मैं आती हूँ। उसने घड़ी पर नज़र डाली, रात के 10 बज रहे थे। हो सकता है उन्हें कोई काम हो मुझसे। वो क्यास लगाती ऊपर आई तो अकरमा टीवी के आगे बैठा लैपटॉप पर मसरूफ़ था। नज़रों के तसादुम पर सलाम करते हुए वो दादी के कमरे में दाखिल हो गई। जी दादी, आपने बुलाया था? हाँ बेटा, मैंने ही बुलाया था। हेयर ऑयल की शीशी अलमारी से निकाल कर दादी उसके सामने आ बैठी थी। सोचा तुम्हारे सर में तेल का मसाज कर दूं, बहुत थक गई होगी ना आज तुम। नहीं दादी, प्लीज़, इसकी ज़रूरत नहीं। पूछा नहीं मैंने तुमसे, हुक्म दिया है तुम्हें। चलो बैठो। दादी के आगे उसकी एक ना चली। उन्होंने प्यार से डपटा तो उसे खामोशी से मसाज कराते ही बनी। नरम नरम उंगलियों की गर्दिश से जैसे नींद सी आने लगी। आप बहुत अच्छी हैं दादी। उसने मुड़कर उनके हाथ थामे और लबों से लगाए। जो खुद अच्छा होता है उसे सब अच्छे लगते हैं। अच्छाई सामने वाले से ज़्यादा खुद हमारे अंदर होती है, जभी तो हमें सब भला लगता है। दादी ने मोहब्बत से कहा तो उनकी कसरे नफसी पर वो ना चाहते हुए भी धीरे से मुस्कुरा दी, उनका दिल रखने की खातिर। उसे देखकर दिल ही दिल में कुड़ते हुए दादी ने उसे गले से लगा लिया। वो भी आंसू छुपाने की कोशिश में थी, उनके कंधे से लग गई। मैं अंदर आ सकता हूँ दादी? हल्की सी दस्तक के साथ ही अकरमा ने इजाज़त तलब की तो वो दोनों अपने अपने आंसू एक दूसरे से छुपाते हुए अलग हो गईं। आ जाओ अकरमा। दादी की इजाज़त देने पर वो अंदर चला आया था। हाथ में एक फ़ाइल थी। सब ठीक है? आंखों ही आंखों में दादी से सवाल किया। हाँ, तुम बैठो। उन्होंने सर के इशारे से जवाब देकर बैठने के लिए कहा तो वो उनके बेड के सामने ज़रा फासले से पड़ी रॉकिंग चेयर पर बैठ गया। और सुनाइए दुर्रे मखनून। दादी से इधर उधर की एक दो बातों के बाद वो डायरेक्ट उससे मुखातिब हुआ तो वो संभल कर मतवज्जा हो गई। फिर क्या सोचा आपने स्टडीज़ के बारे में? सब्जेक्ट्स का इंतखाब कर लिया आपने? सवाल ही ऐसा था कि वो सटपटा गई। आगे पढ़ना है ये फ़ैसला मुजफ्फर अंकल की खुशी के लिए कर तो लिया था, मगर क्या पढ़ना है इस बारे में फ़ैसले के लिए वक्त ही नहीं मिल सका था। जी वो हस्बे मामूल वो अटक सी गई थी। मेरा ख्याल है कि आपने आई कॉम में पोजीशन ली थी, इस लिहाज से आपको कामरस ही चुनना चाहिए। ताहम अगर आपका इरादा आर्ट्स की तरफ है तो आपकी मर्ज़ी, एज़ यू विश। उसने हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में कहा तो वो एक लम्हे को सोच में पड़ गई, फिर बोली, जी मैं बीए में एडमिशन लेना चाह रही थी। चलें, ये तो अच्छी बात है कि आपने डिसाइड कर लिया। अब कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं इस बारे में कुछ सोचा? उसके इस्तफसार पर एक लम्हे के तवक्कुफ़ से दुर्रा मखनून ने जब सादगी से नफ़ी में सर हिलाया तो वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। तो अब सोच लीजिए, ये मैं आर्ट्स के सब्जेक्ट की लिस्ट लाया हूँ। उसकी तरफ फाइल बढ़ाते हुए अकरमा ने कहा, जिसे थामते हुए न जाने क्यों दुर्रे मखनून की हथेलियों में पसीना उतर आया था। कुछ लोग हंसते मुस्कुराते कितने अच्छे लगते हैं, कितनी मुकम्मल होती है उनकी मुस्कुराहट, उनके चेहरों का हुस्न बढ़ाने वाली भरपूर खूबसूरत मुस्कुराहट। आप इनमें से 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मुंतखब कर लें। वैसे मैंने ये 3 सब्जेक्ट चुने हैं आपके लिए जिन पर रेड मार्क किया हुआ है, वो कह रहा था। दादी ने देखा फ़ाइल थामे वो कहीं गुम हो चुकी थी। ये लिस्ट संभाल लो बेटा, अभी शायद तुम्हें नींद आ रही है, कल इत्मीनान से बैठकर सोच लेना। उसके कंधे को उन्होंने नरमी से छुआ तो जैसे खुद में लौटी। आप कहें तो कल बता दूं आपको? ऑफ कोर्स, मुझे कोई जल्दी नहीं, आप इत्मीनान से सोच लें। अभी 1 हफ्ता है लास्ट डेट में। वो उसके साथ ही उठ खड़ा हुआ था। जवाबन वो सर हिलाकर दादी की तरफ मुड़ी। तो मैं चलूँ दादी? आज मेरे पास ही सो जाओ बेटा। अकरमा के जाने के बाद उन्होंने उसे मुखातिब किया और अलमारी से तकिया और कंबल निकाल कर दिया तो वह चुपचाप बिस्तर पर लेट गई और तकिए पर सर रखते ही आंखें मूंद लीं। थकन के अलावा इस बात का इत्मीनान कि वह कमरे में अकेली नहीं है उसे सेकंडों में नींद की वादी पहुंचा गया था। दादी वॉशरूम से बाहर निकली तो देखा तकिए पर सर रखे वो किसी मासूम बच्चे की तरह सो रही थी। उसका खूबसूरत कमसिन चेहरा सोते में और भी मासूम लग रहा था। माशाल्लाह, किस कदर नूर है इस बच्ची के चेहरे पर, है मेरे रब, और कितना अंधेरा है इसकी ज़िंदगी में।
اسے کوئی ایسا چاہنے والا پرخلوص شریک سفر عطا فرما میرے مالک کہ یہ اپنی زندگی کے اس بدترین دور کو ہمیشہ کے لیے بھول جائے۔ آمین ثم آمین۔ ان کے جھریوں زدہ گالوں پر خلوص کے آنسو پھسل پھسل کر ان کے سفید دوپٹے میں جذب ہونے لگے اور دعائیں دل سے نکلنے لگیں۔ وہ لائٹ آف کر کے اپنی جگہ پر آ لیٹیں اور نیند آنے تک ان کی نظریں در مکنون کے چہرے پر ہی بھٹکتی رہیں۔ آسماں لاج کے گیٹ سے اندر داخل ہونے کے بعد اچانک اسے گھبراہٹ نے آ گھیرا تھا۔ نہ جانے آسماں مامی کس طرح ملے مجھ سے، اور وہ جنگلی بلا زوی اسے پتہ چلا تو پتہ نہیں کیسے ریئیکٹ کرے۔ شاید مجھے ماما اور خولا سے مشورہ کرنا چاہیے تھا۔ ملازمہ کی تقلید میں اندرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر سر جھٹک کر اندر رہ گئی کہ اب پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں رہا تھا۔ ملازمہ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر دروازے کی اس جانب غائب ہو گئی تو وہ دیوار پر لگی پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں آسماں کے ممکنہ رد عمل کے بارے میں سوچنے لگی، مگر ابھی ٹھیک سے کچھ سوچ نہیں پائی تھی کہ کمرے میں آسماں داخل ہوئیں۔ السلام علیکم۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ آپ؟ آسماں کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے۔ جی میں تم شہرین ہو بیٹا؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنا تعارف کراتی آسماں اسے پہچان گئی تھیں۔ جی میں شہری ہوں۔ ان کے پہچاننے سے زیادہ ان کے مشفق لہجے نے اس کا دل خوش کر دیا تھا۔ وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ ماشاء اللہ کتنی بڑی ہو گئی ہو تم، آسماں نے نزدیک آ کر اسے خود سے لگاتے ہوئے کہا تھا، اور خوبصورت بھی۔ الگ ہوتے ہوئے تعریفی جملہ مکمل کیا تو وہ باقاعدہ ہنس پڑی۔ تھینکس، مگر آپ بالکل نہیں بدلی، ویسی ہی شفیق اور پیار کرنے والی ہیں اب تک، ورنہ جو کچھ انصاری فیملی نے آپ کے ساتھ کیا، آپ کو تو مجھے کھڑے کھڑے گھر سے نکال دینا چاہیے تھا۔ شہرین بہت متاثر ہوئی تھی مگر سوچ سمجھ کر بولنے کی عادت ہی نہیں تھی اسے۔ آسماں جھیپ گئی۔ اس نے دیکھا وہ پرانی پتلی دبلی سی آسماں مامی اب ایک پروقار شخصیت کا روپ دھار چکی ہیں۔ وہ بالوں کی لمبی چٹیا کی جگہ جوڑے نے لے لی تھی اور آنکھوں پر چشمہ لگ چکا تھا جو انہیں مزید وقار بخش رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں بیٹا، اور پھر مہمان تو مہمان ہوتا ہے نا۔ یہ مہمان بلائے جان بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے۔ کراچی میں ایسا کوئی خاص سرکل نہیں بنا سکی میں اب تک۔ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ملے تو کچھ کرے انسان۔ آج بھی فرینچ کی کلاس بنک کر کے آپ سے ملنے آئی ہوں، لہٰذا آپ مائنڈ میک اپ کر لیں کہ میں اکثر آیا کروں گی آپ کو تنگ کرنے۔ اس نے بے تکلفی سے کہتے ہوئے ملازمہ کے لائے ہوئے ڈرنک کو اٹھا کر گھونٹ بھرا تو آسماں نے اسے دلچسپی سے دیکھا۔ درمیانے قد اور متناسب سراپے پر دلکش چہرے نے اس کی شخصیت کو قابل توجہ بنایا ہوا تھا، البتہ انداز میں جو لاابالی پن تھا اس نے انہیں مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نہیں تنگ ہوتی مہمانوں سے، اچھا ہی ہے تمہاری وجہ سے زوی کو بھی کمپنی مل جائے گی۔ اس فضول انسان کو تو آپ رہنے ہی دیں، اتنے سالوں بعد ملا تب بھی ویسا ہی سڑیل کا سڑیل تھا۔ مجال ہے جو اس نے خوش ہو کر بات کی ہو مجھ سے، بالکل آغا جان پر گیا ہے۔ بلکہ یکدم اسے کچھ احساس ہوا تو زبان تالو سے لگا لی اور شرمندگی سے آسماں کی طرف دیکھا جو اس کی بات پر چپ ہو گئی تھی۔ اینی وے آپ سنائیے، آپ کیا کرتی ہیں؟ اسکول ہے میرا چھوٹا سا، وہی چلاتی ہوں۔ شہرین کے موضوع بدلنے پر وہ بردباری سے مسکرا کر جواب دینے لگیں۔ کیسا چل رہا ہے؟ اچھا ہے ماشاءاللہ سے، مگر میں ریگولر نہیں جاتی وہاں، بس ہفتے میں 2-3 بار ذرا چکر لگا آتی ہوں ڈسپلن کنٹرول کرنے کے لیے۔ گڈ۔ کون سے گریڈ تک ہے آپ کا اسکول؟ بس پرائمری تک۔ اور تم سناؤ، تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے، ہابیز کیا ہیں؟ میں نے BSc آنرز کے بعد ابھی ماسٹرز کا سوچا ہی تھا کہ ہم یہاں کراچی آ گئے تو پھر پڑھائی چھوڑ دی۔ آج کل فرینچ سیکھ رہی ہوں، تائیکوانڈو سیکھنے کے لیے مما کو کنونس کرنے کی کوشش۔ کیوں، میمونہ کو پسند نہیں تمہارا تائیکوانڈو سیکھنا؟ آسماں کو اس کے دلچسپ انداز نے متوجہ کر لیا تھا۔ نہیں، مسئلہ مما کا نہیں، مگر جب تک GHQ سے NOC جاری نہیں ہوگی اجازت نہیں ملنے کی۔ اس نے لاابالی پن سے منہ بنا کر کہا تو آسماں کے چہرے پر حیرت در آئی۔ کیا مطلب؟ ارے آپ کو نہیں پتہ GHQ یعنی انصاری ہاؤس کا؟ وہیں سے پروانے جاری کرتے ہیں ہمارے آقا جان۔ اب کہ وہ ہنستی تھی۔ آسماں نے اس موضوع پر بات کرنا مناسب نہ سمجھا، مگر کئی سال انصاری ہاؤس کا حصہ بنے رہنے کے بعد اتنا تو وہ بھی جانتی تھیں کہ انصاری فیملی کے لوگوں سے متعلق ہر فیصلہ کرنے کا اختیار صرف آقا جان کے ہاتھ میں تھا۔ اچھا تم یہ کوکیز تو لو، مومنہ نے خود بیک کیے ہیں۔ آسماں نے میزبانہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیٹی کا ذکر کیا تو اس نے ایک کوکی اٹھا کر چکھی۔ واو، بہت ٹیسٹی ہے، اسے واقعی پسند آئی تھی۔ اور سناؤ، گھر میں سب ٹھیک ہے؟ تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی جسے آسماں نے توڑا تھا۔ جی الحمدللہ، پاپا کی طرح طارق بھائی نے بھی آرمی جوائن کر رکھی ہے، وہ آج کل کھاریاں میں ہوتے ہیں۔ پاپا بھی اب ریٹائرڈ کرنل ہیں، مگر DHA کو ایز این انجینئر جوائن کر رکھا ہے، اسی لیے ہم کراچی آ گئے ہیں۔ مما کا وہی روٹین ہے، سارا دن مجھے ڈانٹنا اور آقا جان اور پاپا سے میری شکایتیں کرنا۔ بس ایک سنوبر خالہ ہیں جن کو میری فکر رہتی ہے۔ سنوبر کیسی ہے؟ سنوبر کے ذکر پر آسماں کو بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ بہت سویٹ ہیں وہ، آقا جان کی تو بیٹی لگتی ہی نہیں مجھے،
पट निकला था मुंह से। आसमा के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई थी जिसे बमुश्किल जब्त किया। कहाँ होती है आजकल? पिंडी में। बहुत अकेली हो गई हैं बेचारी। इनफैक्ट 10 साल हुए अंकल ने बच्चे ना होने की वजह से दूसरी शादी कर ली तो वो अंसारी हाउस आ गई हमारे पास। मगर जब 3 साल पहले जभी भी लाहौर से कराची आ गया तो वो वापस पिंडी चली गई और अब तो अंसारी हाउस भी बहुत कम आती हैं। आसमा को दुख हुआ ये सब जानकर। कॉलेज के ज़माने से ही सनोबर के साथ बहुत अच्छी दोस्ती रही थी उनकी और यही दोस्ती वजह बनी उनके और शहरयार साहब की शादी की। नंद बनकर भी सनोबर के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई और जब शहरयार साहब ने दूसरी शादी करके आसमा को धचका दिया और वो अंसारी हाउस छोड़कर जाने लगी तो जावियार के बाद जो शख्स सबसे ज़्यादा दुखी था वो सनोबर ही थी। अल्लाह उसे आसानी दे। महज लबों से नहीं उनके दिल से निकली थी दुआ। शहरीन ने मुतासिर होकर उनकी तरफ देखा तो वो बुझे दिल से मुस्कुरा दी। फिर उन दोनों के माबैन काफ़ी देर गुफ्तगू चलती रही। हत्ता कि शहरीन की नज़र घड़ी पर गई तो वह उठ खड़ी हुई। तुम खाना खाकर जाना शहरी, बस तैयार ही है। सॉरी मामी, मुश्किल है। ममा मेरा खाने पे वेट कर रही होंगी इसलिए आज रुक नहीं सकती। मैं इंशाल्लाह फिर आऊँगी। उनके मोहब्बत भरे अंदाज पर उसने मुरव्वत से इनकार किया और अल्लाह हाफिज़ कहकर बाहर निकली तो आसमा भी बाहर आई। आप जवी से फ़िलहाल जिक्र मत कीजिएगा कि मैं आई थी। उल्टी खोपड़ी है उसकी। किसी दिन सरप्राइज़ दूंगी उसे। ताकीद करके आइंदा आने का इंदिया देती मुस्कुराती वो जन से कार निकाल ले गई थी। आसमा मुस्कुराकर कार के नज़रों से ओझल होने तक वहीं खड़ी रहीं और जावियार के मुमकिन रद्द-ए-अमल को सोचती रहीं। रिदा की शादी में अब सिर्फ 2-2.5 माह बचे थे। तैयारियां ज़ोरों शोर पर थीं। ताहम सायरा बेगम ने अभी तक दुर्रे मखनून की तरफ तवज्जो नहीं की थी। उस शाम भी शॉपिंग से वापसी पर रिदा और सायरा बेगम अपनी लाई हुई चीज़ें देख रही थीं। साथ ही जोहा बैठी मेहमानों की लिस्ट बना रही थी कि मुजफ्फर साहब अंदर दाखिल हुए। हाँ भाई, तैयारियां मुकम्मल हुईं कि नहीं? शरीक हयात के पहलू में बैठते हुए मुजफ्फर साहब ने सवाल किया था। अरे अभी कहाँ, अभी तो सिर्फ जहेज़ के कपड़े और ज्वेलरी वगैरह ली है, जबकि मशीनरी और फर्नीचर बाकी है। आप और सैफ ने भी अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है। कम अज़ कम आप और सैफ तो अब स्टार्ट लें। कल सैटरडे है, आप सैफ को साथ ले जाइएगा। अम्मा तो अकरमा के साथ ही जाएंगी, मसरूफ़ से अंदाज में सायरा बेगम ने जवाब देकर साथ ही हदायत भी दी। हाँ देखता हूँ, कल या शायद पीर को टाइम मिले तो फिर सैफ को भी ले जाऊँगा। सायरा बेगम के कहने पर उन्होंने थके थके अंदाज में जवाब दिया। सायरा बेगम को सब याद थे मगर दुर्रे मखनून को वो जैसे कसदन भूल गई थी। मुजफ्फर साहब दिल ही दिल में कुड़ने लगे थे। सोचते थे अपनी शरीके हयात का आखिर किस हरबे किस तरीके से दिल मोम करें कि वो दुर्रे मखनून से कम इंसानियत के नाते ही हमदर्दी कर लें। अभी भी इसी सोच का अक्स उनके चेहरे पर था जिसे जोहा महसूस करते हुए उनके पास आ बैठी। क्या हुआ पापा, आप इतने परेशान क्यों हैं? फिक्रमंदी से वालिद की तरफ देखती जोहा उनके लबों पर बुझी बुझी मुस्कुराहट ले आई। कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही दुर्रे मखनून का ख्याल आ गया था। तुम्हारी मिमी ने उसके लिए कुछ नहीं लिया अभी तक, हत्ता के सोचा भी नहीं। तो आप सोच लीजिए, आप पर पाबंदी तो नहीं है कोई? हस्बे तवक्को सायरा बेगम यकदम तड़क कर बोली थी। पाबंदी तो आप पर भी नहीं है सायरा बेगम, जवाबन वो भी तल्ख होने से ना बचा सके खुद को। मेरे पास करने के लिए और भी कई ज़रूरी काम है मुजफ्फर साहब। अपनी लाडली के लिए आप ही निकाल लें कुछ वक्त। हाँ तो मैं ही निकालूंगा वक्त। जब उसके लिए सोच में रहा हूँ तो वक्त भी मुझे ही निकालना होगा। उनकी तेज़ नज़रें बीवी के चेहरे पर भटक रही थीं। ज्वेलरी का बक्स खटाक से बंद करते हुए वो ठीक ठाक चिराग पा हो चुकी थी। हाँ तो ठीक है, अब जबकि आपके इल्म में ये बात आ चुकी है कि मुझे ना तो उस लड़की से, ना उसके मसाइल से और ना ही उसकी आने वाली ज़िंदगी से कोई दिलचस्पी है, तो फिर आप बार बार ये दुखड़ा मेरे सामने मत रोया करें और प्लीज़ मुझे मेरी बेटी की खुशी में खुश खुश शरीक होने दें। दो टोक अंदाज में कहकर जिस वक्त वो तेज़ कदमों से चलती लिविंग रूम से बाहर निकली, अकरमा अंदर दाखिल हुआ था। सलाम करके मुजफ्फर साहब के पास आ बैठा। तुम कहो अकरमा, क्या हाल है? मुजफ्फर साहब ने किसी सोच में गर्क अकरमा को मतवज्जा किया तो वह चौंक कर संभला। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जो काम कहे थे वो मैंने कर दिए हैं। और हाँ, किसी बेग साहब का भी फ़ोन आया था आपके लिए। कह रहे थे कि उन्होंने किराया जमा करा दिया है। ताकीद कर रहे थे कि आपको ज़रूर बता दूँ। चलो शुक्र है, बिलाखिर उन हज़रत को भी ख्याल आया। वो कुछ पुरसकून हुए बेग साहब का सुनकर। वैसे ये कौन से मकान का किराया है चचा जान? जहाँ तक मेरी मालूमात है आपका तो कोई 1 यूनिट बंगला नहीं था। ये मेरा नहीं, दुर्रे मखनून के वालिद का छोड़ा हुआ मकान है बेटा। दुर्रे मखनून हमारे पास है, इसलिए मैंने उसे किराए पर दे दिया ताकि वो बच्ची खुद को हमारे ऊपर बोझ ना समझे और लोगों को भी सुकून रहे कि वो अपना ही खा रही है। अकरमा के इस्तफसार पर उन्होंने बताया था, जिस पर कुछ तल्खी उनके लहजे का हिस्सा बनी थी। पापा सब ठीक हो जाएगा। मिमी इस वक्त रिदा के चले जाने की खुशी और स्ट्रेस से अपसेट हैं, इसलिए कभी कभी तल्ख हो जाती हैं। आप इग्नोर कर दें। रह गया दुर्रे मखनून का मामला, तो उससे मैंने कई बार कहा है साथ चलने के लिए, मगर वो तैयार नहीं। घर से बाहर जाते उसकी जान निकलती है। दूसरे, उसे ज़र्क बर्क कपड़ों से कोई दिलचस्पी नहीं।
जोहा ने तरद्दुद से बाप के हाथों पर अपने हाथ रखते हुए कहा तो वो ममनूनियत से मुस्कुरा दिए। थैंक्स बेटा, इस जिम्मेदारी को उठाने में तुमने हमेशा मेरी मदद की है। हालांकि ये सब तुम्हारी मिमी को करना चाहिए। शुक्रगुजारी से कहते कहते वो अजरदा हो गए थे। प्लीज़ पापा, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो मेरी भी कज़न है, जोहा ने संजीदगी से कहा तो वो लब भींच कर रह गए। एनीवे, मैंने उसके लिए ड्रेसेस खरीदे हैं, बहुत हल्के काम वाले, उसकी चॉइस के मुताबिक। बस अब किसी दिन उसे साथ ले जाकर टेलर को नाप दिलवाना है। तो उसे आज ही ले जाओ अगर तुम कोई और मसरूफियत ना हो तो। मुजफ्फर साहब खुश होते हुए बोले। कम अज़ कम जोहा को तो उसका ख्याल है, ये सोचकर वो मसरूर से हो गए थे। आज भी जा सकते हैं। अकरमा, तुम ले चलोगे हमें? पापा तो अभी वापस आए हैं, थके हुए हैं। कुछ सोचकर उसने अकरमा से पूछा, जो जवाबन अस्बात में सर हिला गया। मगर ज़रा जल्दी करना, मुझे आज एक क्लास लेनी है 8 बजे तक। ओके ओके, मैं 5 मिनट में दुर्रे मखनून को लेकर आती हूँ। घड़ी पर नज़र दौड़ाते हुए उसने बहुजलत कहा और झपाक से कमरे से निकल गई। बहुत ज़िम्मेदार और हसास है मेरी बेटी। यकीन करो अकरमा, अगर जोहा और अम्मा ने मेरा और दुर्रे मखनून का साथ ना दिया होता तो आज मैं अपने मरहूम दोस्त की रूह के सामने ना सिर्फ शर्मिंदा होता बल्कि खुद अपनी अदालत में भी मुजरिम गर्दाना चाहता। अकरमा ने गहरी नज़र से उनका मुशाहिदा किया। बहुत फ़िक्रमंद रहने लगे थे वो दुर्रे मखनून के लिए। अकरमा को कदरे हैरत हुई कि क्या कोई किसी गैर के लिए इस कदर भी हसास हो सकता है। आप इतना स्ट्रेस ना लें चचा जान, सब ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट सब ठीक हो रहा है, आगे भी सब बेहतर होगा। उसके लहजे में कुछ था, यकीन या शायद उम्मीद। मुजफ्फर साहब चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जा हो गए और यकदम एक सेकंड के लिए कोई ख्याल उनके जहन में कूदा। एक उम्मीद का शोला जैसे जल उठा था, मगर दूसरे ही पल उन्होंने खुद को झिड़क दिया। कुछ भी था, अकरमा उनका भतीजा था और उन्हें सैफ की तरह प्यारा था। एक तवील जिद्दोजहद के बाद आज वो इस मुकाम तक आया था। उन्हें मालूम था कि अम्मा ने उसके लिए कितने ख्वाब बुन रखे हैं। ऐसे में वो उसे सहरा का इज़्ने सफ़र कैसे देते? वो तो शायद उनके कंधे का बोझ उठाने को तैयार भी हो जाता, मगर अम्मा की बूढ़ी आंखों के वो ख्वाब जो उन्होंने जवान बेटा बहू होने के बाद सिर्फ अपने पोते की खातिर सालों से सजा कर रखे थे, उन्हें कैसे ताराज करते? या अल्लाह, तू ही मालिक है, तू ही कोई सबील निकाल उस मासूम बच्ची के लिए। तड़प कर दिल से दुआ निकली थी। सामने बैठे अकरमा ने उन्हें बगौर देखा और अभी कुछ कहना चाहता ही था कि जोहा उसे साथ लिए कमरे में दाखिल हुई। लीजिए पापा, आपकी लाडली साथ जाने से इनकारी है, अब आप ही इसे समझाएं। मुजफ्फर साहब के सामने लाकर उसका हाथ छोड़ते हुए जोहा मुस्कुरा रही थी। क्यों बेटा, तुम क्यों इनकारी हो? दुर्रे मखनून के लिए हलावत यकदम उनके लहजे का हिस्सा बनी थी। वो नर्वस सी होकर उंगलियां मसलने लगी। वो असल में आज घर में कुछ काम है, शायद मेहमानों को आना है। और बेटा, ये शादी का घर है, इसमें तो अब हमा वक्त काम ही काम होगा। लोग आते जाते रहेंगे, मगर तुम्हारी तैयारी भी तो ज़रूरी है ना। उन्होंने उठकर करीब आते हुए मोहब्बत से समझाया तो वो लाजवाब सी हो गई। लिहाजा बकिया काम तुम रिदा और सायरा पर छोड़ो और फिलहाल जोहा के साथ टेलर के यहाँ चली जाओ। वापसी में अपने लिए ज्वेलरी वगैरह भी ले लेना। शफकत से फरमान सादिर करते हुए उन्होंने होंठ काटती दुर्रे मखनून के लिए कोई राह फरार ना छोड़ी तो वो मतजबजब सी पलट गई। जाओ बेटा, वो तैयार होकर आ जाएगी, तुम ये चाबी ले लो, मेरी कार ले जाना और प्लीज़ ख्याल रखना उसका। उसे चाबी थमाते हुए उन्होंने मल्तजियाना ताकीद की थी। जी बिल्कुल। वो चाबी लेकर लाउंज में आ गया जहाँ जोहा मौजूद थी। कहाँ है दुर्रे मखनून? उसने इस्तफसार किया। वह अभी बर्नर बंद करके अंदर गई है, गालबन चादर लेने, जोहा ने कहा था। ज़रा देर बाद दुर्रे मखनून अपनी बड़ी सी चादर को मजबूती से अपने गिर्द लपेटकर जोहा के पीछे मरे मरे कदमों से चली आ रही थी। कहाँ जाना है? कार स्टार्ट करते ही बुनियादी सवाल हुआ। जोहा रास्ता बताने लगी। अकरमा ने बैक व्यू मिरर से देखा। होंठ काटती दुर्रे मखनून यूं सर झुकाकर बैठी थी, गोया किसी तरफ देख लिया तो जैसे क़यामत ही आ जाएगी। खौफ और सरा चेमगी उसके चेहरे ही से नहीं, हरकातों सकनात से भी जाहिर थी। बहरहाल टेलर शॉप करीब ही थी, चंद मिनटों में वो वहाँ पहुँच गए थे। चलो आओ दुरी, ये रही मेरी दर्जन की शॉप। उतरते उतरते दुर्रे मखनून की नज़र आगे ड्राइविंग सीट पर बैठे अकरमा पर पड़ी। वो जिस अंदाज से बैठा था, साफ जाहिर था कि उसका गाड़ी से उतरने का कोई इरादा नहीं। एक आलम में घबराहट में दुर्रे मखनून ने जोहा को देखा, जैसे पूछ रही हो कि क्या ये नहीं जाएंगे हमारे साथ। कुछ था उसकी नज़र में जोहा के लिए, उसका माफी ज़मीर समझना मुश्किल नहीं रहा। जब भी उसने अकरमा को मतवज्जा किया, अकरमा तुम साथ आओ। मैं? मगर मेरा क्या काम? वो खासा हैरान होकर मुड़ा। जवाबन जोहा ने आंखों ही आंखों में दुर्रे मखनून की तरफ इशारा किया। तुम्हारा कोई काम नहीं, बस हमारी हिफाजत करना। चलो अब उतरो नीचे। हल्के फुल्के लहजे में ये कहकर उसने अकरमा को ताकीदी नज़रों से देखा तो वह गहरी सांस भरकर कार से उतर आया। टेलर के पास उन्हें चंद मिनट लगे। इतनी देर वो रिसेप्शन के पास रखे सोफे पर बैठा रहा। दुर्रे मखनून की नज़रें बाहर आते ही उसकी तलाश में भटकी थीं, मगर उसे सामने बैठा देखकर कुछ सुकून महसूस हुआ। चलें? वो उठकर पास आया। हाँ, जोहा ने सर हिलाकर कहा और वो तीनों बाहर निकलकर कार में आ बैठे।
کیا خیال ہے دوری، تمہارے لیے جولری اور کاسمیٹکس کی شاپنگ بھی آج ہی نہ کر لی جائے؟ نہیں، آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ یوں بھی کاسمیٹکس اور جولری کی مجھے ضرورت نہیں۔ نہایت آہستہ آواز میں گردن موڑ کر اپنی جانب دیکھتی زوہا سے اس نے سادگی سے کہا تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ بجائے ارشاد فرمایا، تمہیں بھلا کیا ضرورت ہے کاسمیٹک اور جولری کی؟ تم اتنی مصنوعی چیزوں کے بغیر ہی انتہائی حسین ہو۔ ستائشی لہجہ خلوص بھرا تھا۔ جواباً بس ایک خاموش سی نگاہ زوہا پر ڈال کر اس نے بلا ارادہ سامنے لگے مرر میں اپنا چہرہ دیکھا۔ ایک مکمل حسن تھا اس کے خد و خال میں، معصومیت اور جاذبیت کی چمک سمیت۔ مڑی ہوئی پلکوں والی آنکھیں کسی مقرر کی طرح قائل کرنے کے سارے رموز جانتی تھیں۔ اس پر سادگی، آزردگی اور سراسیمگی نے مل کر جیسے اس کے سادہ حسن کو دو آتشہ کر دیا تھا۔ یکدم اس نے نگاہ بدل کر چہرہ دوسری جانب پھیر لیا اور کچھ اس طرح بیٹھی کہ بیک ویو مرر میں خود کو نہ دیکھ سکے۔ گھر پہنچ کر کار سے اترتے ہی در مکنون نے زوہا کا شکریہ ادا کیا تھا۔ گو کہ مجھے ان سب چیزوں کی نہ تو خواہش رہی تھی نہ ضرورت، پھر بھی آپ نے میرے لیے سوچا، یہ سب کیا۔ آئی ایم ریئلی تھینک فل۔ پلیز دوری ایسے مت کہا کرو۔ بلیو می، مجھے ریتا جیسی لگتی ہو تم۔ اس کا ہاتھ محبت سے تھامتے ہوئے زوہا نے اس کے شکریہ کا قصداً برا منایا تھا۔ یوں بھی شکریہ تو تمہیں اکرما کا ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں لانے لے جانے کے لیے وقت نکالا۔ کار لاک کر کے قریب آتے اکرما کو دیکھ کر زوہا نے قصداً بلند آواز سے کہا تو وہ بلا ارادہ نظر اٹھا کر اکرما کی طرف دیکھنے لگی جو اس اثنا میں ان کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ غالباً مجھ سے کچھ کہا جانا ہے۔ اس نے تجاہل عارفانہ سے باری باری دونوں کی طرف دیکھا۔ میں تو نہیں، البتہ دوری شاید کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ زوہا نے بھی تبسم چھپاتے ہوئے تجاہل برتا تو در مکنون نروس سی ہو کر اکرما کو دیکھنے لگی جو دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی جیبوں میں پھنسائے کھڑا تھا۔ پلیز کہیے، میں سن رہا ہوں۔ اب تو وہ مکمل طور پر اس کی طرف مڑ گیا تھا۔ انداز قطعی سنجیدہ تھا۔ جی وہ بس شکریہ آپ کا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک بار پھر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتا، اس نے بعجلت اٹک اٹک کر کہہ دیا تھا، جس پر زوہا یکدم کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی جبکہ اکرما کے سنجیدہ چہرے پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ در مکنون مزید نروس ہو کر زوہا کی طرف مڑی تو اکرما مسکراہٹ ضبط کرتا اٹس مائی پلیزر کہتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ارے کم آن یار، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اب اتنا بھی چھچھورا نہیں ہے میرا کزن کہ اتنی سی بات پر شکریہ سنے بغیر نہ ٹلے۔ وہ تو بس ہم چاہتے ہیں کہ تم سب سے گھل مل جاؤ، باتیں کرو، ہنسو بولو، تو تمہیں بولنے پر مجبور کرنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ آئی ہوپ تم نے مائنڈ نہیں کیا ہوگا۔ اکرما کے جاتے ہی زوہا نے اپنی صفائی میں وضاحت کی۔ در مکنون جانتی تھی اس لیے بس ممنونیت سے دیکھ کر آگے بڑھ گئی۔